सोचिए कैसा होगा वो दिन जब आप सुबह उठें और उठते ही आपको खबर मिले कि इंडिया और चाइना के बीच दोस्ती हो गई है। यकीन मानिए सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ जाएंगे साहब, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट के इन दोनों देशों की दुनिया में इंडिपेंडेंटली एक अलग ही पहचान है। चीन के बारे में तो सब जानते हैं कि आज ये देश दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन वहीं अगर इंडिया की बात करें तो एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद ये देश लगातार अपने यंग माइंड्स और टेक की दुनिया में नए नए कारनामे करने में सबसे आगे है। तो हमें लगा कि अगर एशिया की ये दो शक्तियां आपस में एक दूसरे से हाथ मिला ले तो क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी हमने जब इन दोनों देशों के बारे में जानने की कोशिश की तो काफी कुछ सीखने को मिला, और वही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या होगा अगर इंडिया और चीन एक हो जाएं तो। देखिए, हिस्ट्री अपने आप में कई ऐसे एग्जाम्पल्स देती है जो बताती है कि कट्टर से कट्टर दुश्मन भी एक दूसरे की दुश्मनी भूलकर दोस्त बने हैं। अब जापान और अमेरिका ने 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े परमाणु हमले किए, लेकिन आज ये दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे, खासकर जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कब कौन दुश्मन दोस्त बन जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ समय पहले ब्रिटेन की वीकली मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था व्हाट इफ चाइना एंड इंडिया बिकेम फ्रेंड्स, यानी भारत और चीन अगर दोस्त बन गए तो क्या होगा। भले ही 1962 की लड़ाई के बाद से ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर विवाद रहता हो, लेकिन दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल रिलेशन हमेशा मजबूत रहे हैं। जी हाँ, और भैया दोनों देश एक दूसरे के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपयों का ट्रेड भी करते हैं। 2020 की डेटा की बात करें तो भारत और चीन के बीच ट्रेड बढ़कर 88 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और आज भी भारत के लिए चीन सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर में से एक है। यार देखो, हम कितनी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को अपोज कर लें या फिर बाजार में चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन के नारे लगा लें, लेकिन एक बात तो सच है कहीं ना कहीं कि भारत में चीनी कंपनियों का बोलबाला है, और इसके अपने भी कई कारण हैं। और एकदम से ये इंपोर्ट बंद करना किसी भी देश के लिए मुश्किल है, और इंडिया के लिए थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अभी कई मामलों में पीछे है। और ये बात हर इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट कहता है कि अगर भारत किसी तरह मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले तो इसका हाथ कोई देश नहीं पकड़ सकता। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि गलवान घाटी में हुए इंसिडेंट के बाद 2021 में दोनों देशों के बीच ट्रेड 43% और पिछले साल 8.6% तक बढ़ा है। चीन की कंपनियों पर भारत ने शिकंजा कसा है, मगर भारत फिर भी मशीनरी, दवाओं जैसी प्रमुख चीजों के लिए कहीं ना कहीं चीन पर निर्भर तो है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत और चीन कभी दोस्त नहीं थे। जी हाँ, 1962 से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, लेकिन चीन ने भारत को धोखा दे दिया। ऐसे में अब समझते हैं कि अगर भारत और चीन की दोस्ती हो जाए तो भैया फिर क्या होगा। देखिए, भारत और चीन का साथ आना दोनों ही देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर दोनों ही देशों की दोस्ती हो जाती है तो आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, जिसका फायदा इंडियन और चाइनीज को नए जॉब्स की तरह मिलेगा। इन दोनों देशों की ज्योग्राफिकल कंडीशन की बदौलत इन दोनों को ट्रेड करने में और भी आसानी होती है, जिसकी वजह से ये देश एक दूसरे से काफी हद तक ताकत दे सकते हैं। दोनों ही देशों के बीच दोस्ती होने से आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी अनबिलीवेबल ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर रेलवेज और एनर्जी कॉरिडोर्स जैसे प्रोजेक्ट पर दोनों ही देश मिलकर काम कर सकते हैं। भारत और चीन टेक्नोलॉजी की फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों देश यहाँ भी मिलकर काम करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। जहाँ भारत सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर है तो वहीं चाइना को हार्डवेयर बनाने में एक्सपर्टीज हासिल है। दोनों देशों की दोस्ती होने से एआई और इनोवेशन के फील्ड में भी रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकती है, और ये रिवॉल्यूशन अमेरिका और रशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ सकती है। भारत और चाइना की दोस्ती न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद है। देखिए, भारत और चीन की दोस्ती का मतलब है कि एशिया की दो पावर हाउस एक दूसरे से भिड़ना छोड़कर अपने अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। इससे एशिया कॉन्टिनेंट में न केवल ग्राउंड लेवल पर पीस को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जियोपॉलिटी भी एक नया मुकाम हासिल करेगी। और ये दोनों ही देश डिफेंस सेक्टर पर एक बड़ा अमाउंट आज खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दोनों देश हथियारों के बजाय दूसरे डेवलपमेंट्स पर ध्यान दे सकेंगे, और ये जो आज हथियार खरीदने की होड़ लगी हुई है उस पर रोक भी लगेगी। भारत और चीन की दोस्ती से अमेरिका का दबदबा भी खत्म होगा। इससे दुनिया में कोई भी देश सुपर पावर नहीं बचेगा और दुनिया मल्टीपोलर बन जाएगी।
जहां ताकत किसी एक देश के पास नहीं रहेगी बल्कि सभी के पास रहेगी। भारत और चीन के बीच जैसे ही आपसी टकराव खत्म होगा, दोनों ही देशों के बीच आपस में कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को मिल सकता है। दोनों ही देशों की सिविलाइजेशंस 4000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। वर्ल्ड ट्रेड पर भी कई हजार सालों तक इन दोनों देशों का कब्जा था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में सिल्क रूट से ट्रेड होने की बात कही गई है। जी हाँ, इतिहास के पन्नों को पलटो तो चीन से कई यात्री भारत पढ़ने और घूमने आया करते थे। भारत से ही चीन में बुद्धिज्म और योगा का प्रचार हुआ। दोनों ही देशों के कल्चर के बीच कई समानताएं हैं, इसलिए दोनों ही देशों के बीच दोस्ती होने से टूरिज्म के सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नाउ हाउ विल जियोपॉलिटिक्स चेंज इफ इंडिया एंड चाइना बिकम फ्रेंड्स? तो चलिए ऐसे में समझते हैं कि भारत और चीन अगर दोस्त बन गए तो इससे दोनों ही देशों के साथ पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिससे ये बात साफ हो गई थी कि पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और अगर ये पॉपुलेशन चीन के साथ मिल जाए तो दुनिया की आबादी का ये लगभग 40% हिस्सा है और इनकी कुल पॉपुलेशन 285 करोड़ के आसपास है। मॉडर्न एज में भारत और चीन का सफर 1950 से शुरू होता है और इस वक्त दोनों ही देशों की पर कैपिटा जीडीपी ऑलमोस्ट इक्वल थी, राइट? लेकिन जहां एक तरफ इंडिया आजादी के बाद बिखरे हुए स्टेट्स को जोड़कर एक कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सुधारने में जुट गया और एक के बाद एक उसने कई रिफॉर्म किए भैया। और उसका नतीजा ये निकला कि 1990 के बाद चीन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और जल्द ही एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चीन में खोला गया। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसने चीन की मैन्युफैक्चरिंग को 4 चांद लगा दिए और वो थी चीन में मौजूद सस्ती लेबर। जी हाँ, सही सुना बिल्कुल आपने। इसी लेबर सपोर्ट की वजह से वहां मैन्युफैक्चरिंग का बेताज बादशाह बन गया। और वहीं दूसरी तरफ बात अगर इंडिया की करें तो इंडिपेंडेंस के कई सालों बाद तक भारत को इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा और यही एक वजह है कि चीन की इकोनॉमी आज भारत से 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आखिर चीन ने इतनी तरक्की कैसे कर ली और भारत कैसे पीछे रह गया? तो भाई इसका सीधा और सिंपल जवाब है कि चीन में एक ही पार्टी की सरकार है और वहां का सिस्टम पूरी तरह से तानाशाही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में डेमोक्रेसी है। यहाँ किसी भी पॉलिसी को जनता पर थोपा नहीं जा सकता है। चीन ने अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए लुईस मॉडल का उपयोग किया। इस मॉडल को अगर आसान शब्दों में समझें तो मान लीजिए किसी कंपनी में 10 लोगों की जगह 6 लोगों को रखा जाए और उनसे उतना ही काम लिया जाए जितना 10 लोगों से लिया जा रहा था। अब ऐसे में 4 लोगों को दी जाने वाली जो सैलरी है वो बचेगी, जिसका यूज दूसरी जगह किया जा सकेगा। चीन ने अपनी पॉपुलेशन का इस काम में जमकर इस्तेमाल किया। इस मॉडल के जरिए उन्होंने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाया और लोगों को जरूरी सामान सस्ते दामों में उपलब्ध करा दिया। चीन में सस्ते मजदूर को देखकर इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आ गई, जिसके बाद देश में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, गरीबी में कमी आई और इकोनॉमी में बड़े रूप से बदलाव देखने को मिला। आज चीन अपनी फैक्ट्रियों से पूरी दुनिया को माल सप्लाई कर रहा है। दुनिया की कई इकोनॉमीज आज उसी पर निर्भर हैं, लेकिन चीन में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का काला सच ये भी है कि वहां अकाल पड़ गया। लोगों से खेती छीन ली गई थी, जिसकी वजह से अनाज की कमी हो गई। नतीजा ये रहा कि भैया चीन में भूख से 4 करोड़ लोग मारे गए। भूख से मरते लोगों को वहां की सरकार की पॉलिसी का विरोध करने की ताकत नहीं थी और दूसरी तरफ भारत के हालात चीन से एकदम अलग थे। यहाँ पर डेमोक्रेसी की जमीन मजबूत हो रही थी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चीन की तरह विरोध करना सरकारों के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए भारत में लुईस मॉडल को लागू करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज फिर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। जी हाँ, नाउ व्हाई इंडिया एंड चाइना कांट बी फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों, भारत और चीन के बीच दोस्ती की कल्पना करना पत्थर पर फसल उगाने जैसा ही है और इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने अब तक ठगा नहीं है। रूस और कनाडा के बीच चीन सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एशिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें से 43% जमीन दूसरों से हड़पी हुई है। अब चीन की नजर भारत के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर है। चीन ने पिछले साल ही अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम बदल दिए थे, यानी चीन की जमीन हथियाने की पॉलिसी का अगला फोकस भारत है। चीन ने 1949 में ही ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया था। चीन इसे शिनजियांग स्टेट बताता है। इसका कुल एरिया ईरान जितने बड़े देश के बराबर है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम है, जबकि 40% हान चीनी है। चाइना का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है तिब्बत,
जो कभी इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था। लेकिन चीन के हजारों सैनिकों ने भैया 23 मई 1950 को इस पर भी हमला करके कब्जा कर लिया। इसका कुल एरिया दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के बराबर है। यहाँ की पॉपुलेशन में 78% बौद्ध हैं। चीन ने यहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा को गिरफ्तार करने की साजिश रची थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। दलाई लामा को तिब्बत से भागकर भारत आना पड़ा। भारत ने दलाई लामा का स्वागत किया, जिससे चीन चिढ़ गया और यही 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई का बड़ा कारण बना। इसके अलावा चीन ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है, लेकिन फिलहाल चीन की वही दाल नहीं गल रही है, क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर आज ताइवान के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि 1911 में चीन ने कॉमिंगतान की सरकार बनी। 1949 में वहां सिविल वॉर छिड़ गया और माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कॉमिंगतान की पार्टी को हरा दिया। हार के बाद कॉमिंगतान ताइवान चले गए। इसके बाद 1949 में ही चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया और ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी तक दोनों ही देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि भैया ताइवान भी उसी का हिस्सा है। 1949 में जब से चीन में कम्युनिस्ट की सरकार बनी है, उसके बाद से ही चीन दूसरे देशों इलाकों पर कब्जा जमाता रहा है और अब चीन का बॉर्डर 14 देशों से लगता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। चीन साउथ सी पर भी अपना दावा ठोकता है। ये सी 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस सी पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो इस पर अपना दावा ठोकता आया है। इसके अलावा भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाई लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। वहीं 2 मार्च 1963 को भी चीन पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसके जरिए पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को दे दिया था। अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर भी अपने दावेदारी करता है। दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने भारत पर हमला किया, तो उस वक्त भारत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन ऐसी हरकत पर उतारू हो जाएगा, क्योंकि चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेहद ही सीरियस थे। 1954 में भारत और चीन ने मिलकर काम करने के लिए पंचशील समझौता किया। उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया था। 1959 में जब भारत ने दलाई लामा का स्वागत किया, चीन और भारत के रिश्ते बिगड़ने लगे। 1959 से 1962 तक दोनों ही देशों के बीच कई बार विवाद हुआ और आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख पर और अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन लाइन के पार हमला कर दिया। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से तैयारी थी नहीं। भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को ही तैनात किया था। वहीं चीन की 3 रेजिमेंट्स पहले से ही तैनात थी। चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत सिर्फ 10 से 20,000 सैनिक ही उतार पाया। युद्ध 1 महीने तक चला। जब तक युद्ध खत्म हुआ तो तब तक भारत को काफी नुकसान हो चुका था। चीन ने कई जगह भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध हमेशा भारत के लिए टीस बनकर उभरता रहता है। ऐसे में दोनों ही देशों के बीच दोस्ती बेहद ही मुश्किल है भाई, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।